गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारे YouTube चैनल आदि राज पॉइंट पर आप सबका स्वागत है। आज हम कंपटीशन के बच्चों के लिए जनरल साइंस का एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है तरंग। और ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है, चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, रेलवे हो, उसके अंदर एक क्वेश्चन आता ही आता है। हम आपको जितना थ्योरी पढ़ाएंगे, बाद में इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। हम आपको ये गारंटी से बोल रहे हैं कि आपको इससे क्वेश्चन डेफिनेट 100% मिल सकता है, अगर आप इस टॉपिक को अच्छे तरीके से देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि तरंग क्या होती है। तरंग एक प्रकार का विक्षोभ है जो अपना रूप नहीं बदलती, बल्कि नियत वेग से एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर गमन करती है, उसको हम तरंग बोलते हैं। सेकंड चीज, किसी भी माध्यम में तरंग के संचरण के लिए तीन चीजों की आवश्यक है। सबसे पहले माध्यम का प्रतिरोध, कम से कम हो। दूसरा, प्रत्यास्थता का गुण होना चाहिए। तीसरा, जड़त्व का गुण होना चाहिए। बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि किसी भी तरंग को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के लिए किन चीजों की जरूरत है, तो माध्यम का प्रतिरोध कम से कम हो, प्रत्यास्थता का गुण मौजूद होना चाहिए और जड़त्व का गुण होना चाहिए। ये तीनों बहुत जरूरी हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किसी भी तरंग को संचरित होने के लिए। अब हम ये पढ़ते हैं कि तरंग के प्रकार क्या है, कौन कौन सी तरंग पढ़नी है, किस तरंग की क्या प्रॉपर्टी है। तरंग जनरली दो प्रकार की है। पहली है माध्यम की आवश्यकता के आधार पर, दूसरी है ऊर्जा संचरण के आधार पर। देखिए बच्चों, तरंग दो प्रकार की होती है, तो माध्यम की आवश्यकता के आधार पर और दूसरी ऊर्जा संचरण के आधार पर। माध्यम की आवश्यकता के आधार पर यह भी दो भागों में डिवाइड कर रखी है। कुछ तरंग ऐसी होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, और कुछ तरंग ऐसी होती हैं जिनको माध्यम की जरूरत नहीं होती। ये जो तरंग है, इनको भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। पहला है यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव बोलते हैं इनको इंग्लिश में। दूसरा नाम इनका प्रत्यास्थ तरंग भी है, और दूसरी है विद्युत चुंबकीय तरंग। इन दोनों में क्या अंतर है? यांत्रिक तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, और इन तरंगों को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। इनके एग्जाम्पल देखो। प्रकाश तरंग, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। एक्स रेज, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यूवी अल्ट्रावायलेट रेज, कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंग, रेडियो तरंग, इन तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनको हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग बोलते हैं। अब आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चन उल्टा आता है, आपको बोलेगा कि सूक्ष्म तरंग निम्न में से कौन सी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश तरंग निम्न में से कौन सी तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। रेडियो तरंग निम्न में से कौन सी तरंग है, तो कौन सी तरंग है बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग के एग्जांपल देखिए,
ध्वनि तरंग, ये यांत्रिक तरंग का उदाहरण। भूकंपी तरंगे, ये यांत्रिक तरंगे। जल तरंगे, ये यांत्रिक तरंगे। तो ध्वनि तरंग, भूकंपी तरंग, जल तरंग, ये कौन सी तरंग के उदाहरण है बच्चों? यांत्रिक तरंग के। यांत्रिक तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इनको भी दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तरंग है अनुप्रस्थ तरंग और एक है अनुदैर्घ्य तरंग। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, जबकि अनुदैर्घ्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। क्लियर? अब ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं ऊर्जा संचरण के आधार पर। ऊर्जा संचरण के आधार पर भी तरंग दो प्रकार हैं। पहली तरंग का नाम है प्रगामी तरंग और दूसरी तरंग का नाम है अप्रगामी तरंग। प्रगामी तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए इनका वेग जो होता है वो नियत होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अपने साथ किसका स्थानांतरण करती है बच्चों? ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। इनके एग्जाम्पल देखिए। प्रकाश तरंगें वो प्रगामी तरंग है, ध्वनि तरंग प्रगामी तरंग। ये दोनों तरंग किसका उदाहरण है? प्रगामी तरंग। अप्रगामी वे तरंगें होती हैं जिनका वेग, पहला बिंदु, जिनका वेग जो होता है वो नियत नहीं होता बल्कि दो बिंदुओं के बीच स्थिर रहता है। और दूसरी कंडीशन, ये ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं करती है। तनी हुई डोरी में उत्पन्न जो तरंगें होती हैं वो अप्रगामी तरंगें होती हैं। क्लियर? तो ऊर्जा संचरण के आधार पर तरंगें दो प्रकार की, एक प्रगामी तरंग और एक हो गई अप्रगामी तरंग। अब यहां पर हमने पढ़ा है कि ये माध्यम की आवश्यकता के आधार पर इनमें एक बिंदु पड़ा था अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगें। यहां एक चीज और है कि अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं, देखिए अनुदैर्घ्य जो तरंगें होती हैं ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगें ठोस, द्रव और गैस तीनों में संचरित हो सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगें जो हैं ठोसों में व द्रवों की सतह पर, ठोसों में या द्रव की सतह पर। क्लियर? अब हमारा एक टॉपिक है यहां पर ध्वनि तरंग। टॉपिक है बच्चों ध्वनि तरंग। एग्जाम में क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी यहीं से रहती है ध्वनि तरंग की। तो ध्वनि तरंग जो होती है ये अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। कैसी प्रकृति की होती है? अनुदैर्घ्य प्रकृति की होती है। आपको बोल दे कि अनुदैर्घ्य प्रकृति की निम्न में कौन सी तरंग है, तो ध्वनि तरंग है। सबसे पहली बात इसकी देखिए, ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि तरंगों का वेग देखिए सबसे ज्यादा ठोसों में होता है और सबसे कम गैस में होता है। यानी मैं यहां लिख दूं वेग जो होगा ठोस में सबसे ज्यादा, फिर वेग होगा द्रव में और फिर वेग होगा गैस के अंदर।
यानी ध्वनि तरंग का वेग सबसे ज्यादा ठोसों में होता है और सबसे कम होता है किसमें? गैस में। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, एग्जाम्पल को देखना। स्टील या इस्पात में सबसे ज्यादा, फिर जल में और फिर वायु। स्टील इस्पात में होता है 5130 मीटर पर सेकंड, कई बुकों में 5050 मीटर पर सेकंड भी है। जल में होता है 1450 मीटर पर सेकंड और वायु में होता है 332 मीटर पर सेकंड लाप्लास के अनुसार। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ध्वनि तरंगों का वेग निम्न में से सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस में होता है। सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। नंबर 2, ध्वनि तरंगें निर्वात में संचरित नहीं होती है। निर्वात में संचरित नहीं होती। क्लियर? नेक्स्ट, ध्वनि तरंगों में एक प्रॉपर्टी है तारत्व है। यह समानुपाती होता है आवृत्ति के। किसके होता है बच्चों? आवृत्ति के। जिस ध्वनि की आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उसका तारत्व उतना ही ज्यादा होगा, तीक्ष्णता। जैसे एक उदाहरण दूंगा आपको, लड़की या छोटे बच्चे, इनकी ध्वनि 280 Hz होती है ध्वनि की आवृत्ति, और लड़कों की ध्वनि की 140 Hz के करीब होती है। तो लड़की या छोटे बच्चों की जो ध्वनि है वो हमें अच्छी लगती है, क्योंकि उसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, तीक्ष्णता ज्यादा होगी, तारत्व अधिक होता है। यानी तारत्व का संबंध आवृत्ति के साथ होता है। क्वेश्चन आ सकता है, तारत्व का संबंध निम्न में से किसके साथ होता है? आवृत्ति के साथ। लड़की छोटे बच्चों की ध्वनि की आवृत्ति इतनी, लड़कों की ध्वनि की आवृत्ति इतनी होती है। इसी वजह से रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट हो या किसी अच्छे बस स्टैंड के ऊपर जितने भी अनाउंसमेंट होते हैं वो लड़की की आवाज नहीं होती, क्योंकि उसमें तीक्ष्णता अधिक होती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? ध्वनि तरंगों में तारत्व जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों? आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है ध्वनि तरंगों की? आप इस प्रॉपर्टी को देखिए, आपको 100% क्वेश्चन मिल सकता है इसके अंदर। फोर्थ, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है, मापा जाता है। ध्वनि की जो तीव्रता है उसको डेसिबल में मापा जाता है, डीबी। और ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र का नाम है वो यंत्र का नाम है बच्चों ऑडियोमीटर। यंत्र का नाम क्या है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में नापा जाता है और ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है वो ऑडियोमीटर में नापा जाता है। जैसे सामान्य वार्तालाप की जो ध्वनि होती है वो 30 dB टू 60 dB के बीच होती है। सर्वाधिक कर्णप्रिय ध्वनि जो होती है 45 dB होती है। डीजे की जो ध्वनि की आवृत्ति तीव्रता होती है 90 dB होती है। डीजे को डिस्क जॉकी बोलते हैं। और ट्रेन के इंजन की 120 dB होती है। यहां कर्ण दर्द स्टार्ट होने लगता है। और पर्दा फटना, कान का पर्दा फट जाता है 160 dB के आसपास पहुंचने। जेट विमान की होती है बच्चों 200 dB। कितनी होती है? 200 dB होती है। क्लियर है?
तो ये ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। यंत्र का नाम ऑडियोमीटर है। इन डाटाओं को भी आप थोड़ा थोड़ा याद रखना ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको कर पाओ। नेक्स्ट पांचवी प्रॉपर्टी क्या है? ध्वनि की तीव्रता पर किन किन कारकों का प्रभाव पड़ता है? पहला, दाब का प्रभाव। ध्वनि की तीव्रता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सामान्य ताप और दाब में पर वायु में ध्वनि की जो चाल है वो 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब को 5 गुना कर दें तो चाल उसकी 332 ही रहने वाली है। दाब चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर, ताप का प्रभाव। V proportional to under root T। ताप बढ़ता है तो चाल बढ़ेगी, यानी सामान्य ताप से 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। सामान्य ताप से यदि 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाते हैं तो 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि होती है। लैब असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि v स्क्वायर व t के बीच ग्राफ क्या होता है? तो v स्क्वायर इधर और t इधर, तो ग्राफ ऐसा आएगा। ये लैब असिस्टेंट के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2019 के अंदर। क्लियर? ताप का प्रभाव पड़ता है, दाब का प्रभाव। तीसरा है आर्द्रता का प्रभाव। देखो बच्चों, एक शुष्क वायु होती है और एक आर्द्र वायु होती है। आर्द्र वायु में वेग होता है, ध्वनि की चाल ज्यादा होती है। शुष्क वायु में वेग जो होती है वो कम होती है। आर्द्र वायु या नम वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। हमेशा क्या होती है? अधिक होती है। वो अधिक इसलिए होती है कि आर्द्र वायु का जो घनत्व होता है शुष्क वायु की घनत्व की तुलना में कम होता है। V प्रोपोर्शनल टू रो होता है। इसका घनत्व कम होता है इसलिए इसका वेग ज्यादा होता है। इसका घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है, इसलिए इसका वेग होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो आर्द्रता का प्रभाव भी हमने देख लिया। नेक्स्ट है आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है, उसको भी देखिए। आवृत्ति के आधार पर सबसे पहले है अश्रव्य तरंग, दूसरी है श्रव्य तरंग और तीसरी है पराश्रव्य तरंग। अश्रव्य जो हमें सुनाई नहीं दे, इसकी जो आवृत्ति रेंज होती है, आवृत्ति रेंज को बोलते हैं 0 to 20 Hz। इसकी आवृत्ति रेंज होती है 20 Hz to 20,000 Hz, यानी 20 Hz to 20 किलोहर्ट्ज तक। और इसकी होती है 20,000 Hz से ज्यादा होगी। इसको हमने जैसे ये कौन सी होती हैं? जल तरंगे हैं, अश्रव्य होती हैं। ये भूकंपी तरंगे हैं, अश्रव्य होती हैं। ये इनको कौन सुन सकता है? ब्लू व्हेल, दरियाई घोड़ा, हाथी, वो अश्रव्य को ये जानवर सुन सकते हैं। इसको हम सुन सकते हैं। और ये जो पराश्रव्य होती है इनको चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि सुन सकते हैं। ये हमने ध्वनि तरंगों की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाई है। नेक्स्ट क्लास में हम ध्वनि तरंगों के ऊपर और तरंगों के ऊपर क्वेश्चन कराएंगे। हम आपको ऑप्शन भी देंगे, उनके ऊपर एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा और जितने भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन उसमें कराएंगे। मैं आपको ये बोल दूं कि 100% क्वेश्चन आने की गारंटी है। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा
तो आपको 100% कंपटीशन का क्वेश्चन मिल सकता है।